derivation of consumption curve from saving curve. Means saving curve is given to us, and from saving curve we have to derive the consumption. O x एक्सिस पे इनकम आती है, y एक्सिस पे सेविंग, और ये हमें सेविंग कर्व गिवन। अब इस गिवन सेविंग कर्व से, ये जो सेविंग कर्व हमें गिवन है, इस गिवन सेविंग कर्व से अगर हमें कंजम्पशन कर्व को डिराइव करना है तो हम कैसे करें? ठीक है, अब जैसे एक पॉइंट है ये, दिस इज ब्रेक इवन। अच्छा, ये बात आपको पता होगी कि दिस इज डिस सेविंग, क्योंकि सेविंग नेगेटिव है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड दिस इज पॉजिटिव सेविंग। ठीक है, अब इससे हमें क्या ड्राइव करना है? कंजम्पशन कर्व। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमारा ओ एक्स एक्सिस पे इनकम आती है, y एक्सिस पे यहाँ पे हमारी कंजम्पशन आएगी, वो कंजम्पशन जो हमें डिराइव करनी है। ये पार्ट ए था डायग्राम का, ये पार्ट बी है। अब सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? आपको एक 45 डिग्री लाइन बनानी है। अब आप कहोगे सर आपके पास तो डी है, हमारे पास नहीं है। तो वैसे तो आप डी ले जाना, अच्छी बोर्ड के पेपर में अच्छी बात तो यही रहेगी। बट अगर आपके डी नहीं भी है तो अगर आप 45 की जगह 50 बना दोगे तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट ले, नंबर आपको तब भी मिलेंगे। There's a perfect 45 degree line. अगर सर 45 डिग्री लाइन नहीं बनी तो क्या हमारा आंसर गलत आएगा? नो, आंसर आपका तब भी सही आएगा। नो नीड टू बी वरी। ठीक है, अब देखो, अब हमें कंजम्पशन कर्व बनाना है, तो कंजम्पशन कर्व की प्लॉटिंग करनी। अब देखो, जब इनकम जीरो है तो सेविंग नेगेटिव है, ओएस दो ब्लॉक्स, मतलब जीरो लेवल इनकम पे कंजम्पशन हो रही होगी दो ब्लॉक्स, एक दो। तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया सी। बताओ बच्चों, ये स्टार्टिंग पॉइंट समझ आता है? यस सर। थैंक यू बच्चे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एट ओबी लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स आर जीरो, मतलब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन हुई। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगी तभी तो ये जीरो होगा ना। तो अगर ये बी है तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया बी डैश। अब हमें तीसरा पॉइंट देखना, कोई दिक्कत नहीं, हम तीसरा पॉइंट भी देख लेंगे। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो,
यहाँ पे सेविंग है LM। कितने ब्लॉक से सेविंग? 2 2। तो मतलब कि इनकम जो है वो कंजम्पशन से 2 ब्लॉक ज्यादा। ठीक है, यहाँ से देखो ये पॉइंट पे ही है तो 2 ब्लॉक यहाँ हो गए, और हमें तीसरा पॉइंट मिल गया, इसको हम लिख देते हैं L डैश, इसको हम लिख देते हैं M डैश एट OQ1 लेवल ऑफ आउट। अब हमारे को सेविंग कर्व से 3 पॉइंट मिले, C, B डैश और M डैश। अब हम इन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोलिनियर लाइन में आ गए तो मतलब हम एकदम सही डायग्राम बना रहे हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरी लाइन एकदम कोलिनियर है, दिख रही है? एकदम स्ट्रेट Yes, लाइन sir. है, ठीक है। बाकी तुम्हारा अगर 10% ऊपर नीचे हो रहा हो तो कर लेना, चल जाता है। मतलब तुम्हारे देखो ये दोनों तो ठीक ही होते हैं, C और B डैश। M डैश थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा होता है क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, तो उसको थोड़ा बहुत आप सेटल कर देना, B एंड इंडियन। ठीक है, अब बताओ डेरिवेशन समझ आती है? हम क्या कहेंगे? Yes. कंजम्पशन, Yes, sir. कंजम्पशन कर्व, consumption curve can be directly derived from saving curve as they are complementary to each other. In order to derive the consumption curve from saving curve, the vertical distance between saving and x-axis is considered, which shows this saving break even and saving at different level of income. At zero level of income, savings are OS. nahi. In part A of the diagram, OX axis shows income, OY axis shows saving. SS is the given saving curve. ठीक है, at zero level of in part B of the diagram, OX axis shows income, OY axis shows consumption. बस इतना. In order to derive the consumption curve from saving curve, a 45-degree line is made in part B, which shows income. Then next, at zero level of income, in part A of the diagram, OS is the debt saving. It is represented as OC above the x-axis. At OB level of income, savings are zero, that is break even. It is depicted as B dash at OQ level of income in part B. At OM level of income, savings are LM. It is represented as L dash M dash in part B of the diagram. By joining the points C, B dash and M dash, we get the consumption curve. Got it? Yes, sir. See, this is the explanation. Consumption curve can be directly derived from saving curve as they are complementary to each other. In order to derive the consumption curve from saving curve, the vertical distance between x-axis and saving is considered, which shows this saving, break even and saving at different level of income. एक डायग्राम के 3 एस्पेक्ट होते हैं, तीनों दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है. In part A of the diagram, OX axis shows income and OY axis shows saving. SS is the given saving curve. यहाँ पे saving given है, पिछले क्वेश्चन में saving फाइंड करना था. In part B of the diagram, OX axis shows income and OY axis shows consumption. At zero level of income, OS is the debt saving. It is represented as OC. OS is represented as OC. ठीक है. In part B, at OB level of income, saving is nil. It is represented as B dash in part B of the diagram. At OM level of income, savings are LM. It is represented as L dash in part B of the diagram. By joining the points C, B dash and M dash, we have the consumption curve. Next topic that we are going to do is investment function. अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन करने के लिए पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट. बताओ जी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? बोलो बेटा बोलो. Long term savings. सेविंग्स नहीं होती. सेविंग्स के अगला स्टेप होता है, अदर तीसरा स्टेप. पहले होती है सेविंग, फिर होती है सेविंग मोबाइलाइज और फिर होती है इन्वेस्ट. इट इज अमाउंट ऑफ मनी used or spent on creation of new asset or addition to existing stock. ठीक है. और जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की, तो इट इज
functional relationship between investment and income, that is I is equal to Fy. अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो दो तरीके की होती है। एक होती है ऑटोनॉमस और एक होती है इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस मतलब जो इंडिपेंडेंट है, इंड्यूस्ड जो डिपेंडेंट है। ऑटोनॉमस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनकम, इंड्यूस्ड इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। ऑटोनॉमस ऐसी है कि इनकम बढ़े या घटे ये इन्वेस्टमेंट तो होनी होनी है। इंड्यूस ऐसी है जो इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जनरली गवर्नमेंट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट कोई भी खर्चा करती है, क्यों करती है? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट? Welfare. The basic phenomena behind the expenditure of the government is welfare, not earning income. ओके तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो सारी की सारी ऑटोनॉमस है। और हमारे बिजनेस में भी जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं वो तो फिर इनकम एक लेवल के बाद बढ़ती जाती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। बट मेरा मानना है कि जनरली इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस ही रहती है। क्यों? हम एक बार ही इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं, वो थोड़ी बहुत ही होती है रॉ मटेरियल पे। तो इसीलिए यहाँ पे बिना हम जो इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे आगे पूरे चैप्टर में वो ऑटोनॉमस के बेसिस पे पढ़ेंगे। पर हाँ, हमें ऑटोनॉमस और इंड्यूस का मतलब जरूर करना है, ऑटोनॉमस इंड्यूस का डिफरेंस जरूर करना है। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज लाइक दिस, fixed, like a total fixed cost. Induced investment is like this, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। अब ये पार्ट कॉपी करो जरा जल्दी से। Induced investment is driven by profit motive, इनकम पे डिपेंडेंट होता है। It depends upon profit expectation of entrepreneur. These are done for public and social welfare and not for profit. An increase in the level of income raises the level of induced investment and vice versa. तो इसी वजह से इसका स्लोप जो है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऑटोनॉमस में कोई चेंज ही नहीं होता तो कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप चाहो तो ये एक अलग पॉइंट भी बना सकते हो। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जनरली प्राइवेट सेक्टर करती है, जनरली गवर्नमेंट सेक्टर करती है। इनकम के सिवा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को और भी कई चीजें इफेक्ट करती हैं। वो क्या है? जैसे इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इन चीजों को भी देख के कई बार हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा या घटा देते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किस चीज पे डिपेंडेंट होती है? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ कंट्री। जरूरत है तो ज्यादा, नहीं है तो कम। और उसके बाद डायग। प्लीज कॉपी द डिफरेंस। अब द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू is aggregate supply. सप्लाई का मतलब क्या होता है? Amount of goods offered by the seller in the market, बिल्कुल सही, the बिल्कुल producer in the market. बिल्कुल सही। It is amount of good offered for sale. Okay. अब aggregate supply means total amount of goods and services that are offered for sale in the nation. अब total amount of goods offered in an economy. अब मुझे एक बात बताओ, हम कौन से गुड्स ऑफर करेंगे पूरी इकोनॉमी में? ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, जितने भी गुड प्रोड्यूस हुए सारे ही ऑफर करेंगे?
है कि नहीं? तो बेसिकली इट इज द मनी वैल्यू of all the goods and services that are offered for sale, basically the money value of all the goods and services that are produced. अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन क्या होती है? Price into quantity. प्रोड्यूस्ड इन द नेशन, national income. मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी होती है नेशनल इनकम। सही जवाब था। ठीक है, सो एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग अदर देन नेशनल इनकम। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम है, एएस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखो हमें इनकम दी हुई है 0, 100, 200, 300, 400, 500। हमें कंजम्पशन दी हुई है 40, 120, 200, 280, 360, 440। कोई बच्चा सेविंग बताएगा? minus Minus 40, minus 20. minus 0, 0, 40, 60. 20, 40, 40, 60. अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? इनकम, और बेसिकली सी प्लस एस, बिकॉज इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड। सी प्लस एस करोगे तो क्या आएगा? 40 प्लस माइनस 40 क्या होगा? 0, 120 प्लस माइनस 20 100, 200, 300, 400, 500. ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज दिख रही है कि ए एस इज इक्वल टू इनकम। ये हमें वैसे भी पता ही थी, अभी हमने देखी थी। अब अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, ठीक है, तो इसको प्लॉट करूंगा जब मैं, तो जब यहाँ पे आया इनकम एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आया ए एस वाई एक्सिस पे। अब जब इनकम 0 है तो ए एस भी 0 है। जब इनकम 100, ए एस भी 100, तो ये 100 प्लॉट करा और वो भी 100 है तो यहाँ आ गया। फिर ये 200 तो ये 200, 200 प्लॉट करा, ये भी 200, ये 300 तो ये 300। So open होगा 200. एक पॉइंट ऊपर एक ब्लॉक. सॉरी, 200, 300, 400। ठीक है, अब अगर मैं इससे जाती हुई एक लाइन बनाऊं, तो ये आ गया मेरा एएस। अब अगर मैं इसका डिग्री चेक करूं, कितने डिग्री की लाइन है? 45. 45, अब ये 45 क्यों है? क्योंकि जो डिस्टेंस यहाँ से है वो डिस्टेंस यहाँ से, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है दिस इज 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। That is why AS is a 45 degree line, as it is equidistant from both x-axis and y-axis. बताओ, आती है बात समझ? Please take screenshot. ले लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये वही डायग्राम उसके ड्यूल आ गए।
अब यहाँ पे इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, कंजम्पशन सेविंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनकम और एएस बराबर है, तो इसीलिए जब हम ये लाइन बनाएंगे इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। The aggregate supply curve and national income curve coincide each other as both AS and Y increase simultaneously in same proportion. It is because of the fact that AS is represented by a 45-degree line originating from OS, originate from origin. The nature of AS curve can be clear with the help of table. Table ऊपर वाला. Income is represented on x-axis 45-degree line. A 45-degree line which represents the aggregate supply has been drawn by taking same scale on both axes. Every point on the x-axis, अच्छा जैसे देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अगर हम एक पॉइंट लें A और उसको यहाँ पे ले लें B और C, तो AB इक्वल टू AC होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई पॉइंट डालते हैं तो जितना दूर वो एक्स एक्सिस से होगा उतना ही दूर वो वाई एक्सिस से होगा, इसीलिए 45 डिग्री लाइन। द 45 डिग्री लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन at any point on this line it will be equidistant from both the axes. In other words, perpendicular drawn from any point on this line towards x axis and y axis will be equal. ठीक है, और ये एग्जांपल दिया हुआ है कि a perpendicular drawn from point A on both axes AB and AC will be equal. एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? Yes, sir. एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।